जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है एक नए टॉपिक पर। और आज का टॉपिक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। और आज 2 अक्टूबर 2024 में हम आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं। और आज के दिन हम जो मुख्य टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के जन्म से लेकर के पूरी सभी घटनाओं का तिथिवार क्रम से हम लोग आज अध्ययन करेंगे। कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ पर पहले से लिख दिया है समय को बचाने के लिए, क्योंकि हम सभी लोग समय की सीमा में बंधे हुए हैं और ये हमारा वीडियो अधिक लंबा ना हो, इसके लिए हमने पहले से ही कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। तो आइए देखते हैं महात्मा गांधी का एक संक्षिप्त परिचय। सर्वप्रथम आप सभी को सबसे पहले महात्मा गांधी की जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और गांधी जी के बारे में आइए हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 1869 टू 1948, 1869 से 1948। राष्ट्रपिता शब्द से ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा। तो वैसे अभी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहले इनको राष्ट्रपिता नाम से संबोधित किया था। महात्मा शब्द का प्रयोग गांधी जी के लिए सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था, और रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए गुरुदेव शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी जी ने किया था। आइए देखते हैं आगे महत्वपूर्ण बातें इनसे संबंधित। सबसे पहले हमारा बिंदु है जन्म। महात्मा गांधी का जन्म आज की ही तारीख यानी 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। वैसे इत्तेफाक से इस डेट को जो दिन था वो सैटरडे था बेटा, तो डे भी आप लोग याद रखिएगा। संयोग से हमारा भी जन्म सैटरडे को ही हुआ था, शायद इसीलिए हमको ये दिन याद भी हो गया। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम जन्म स्थान की बात करें तो गांधी जी का जो जन्म स्थान था, जहाँ पे इनका जन्म हुआ, उस स्थान का नाम था पोरबंदर, जो तत्कालीन काठियावाड़ एक रियासत हुआ करती थी, और वर्तमान में वह क्षेत्र गुजरात में आता है। तो आप सभी लोग इतना ध्यान रखेंगे कि गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, और पोरबंदर किस राज्य में पड़ता है? गुजरात में। गुजरात में एक काठियावाड़ क्षेत्र था, वहीं पर गांधी जी का जन्म हुआ था। अगर इनकी माता का बात करें तो इनकी माता जी का नाम था, आप सब जानते हैं, पुतली बाई, जो बहुत ही सौम्य विचारधारा की महिला थी। और कह सकते हैं कि गांधी जी के व्यक्तित्व पर इनके पिता से कहीं ज़्यादा इनकी माता का प्रभाव था। और अगर इनके हम फादर की बात करें, पिताजी, तो वो एक वकील थे जिनका नाम था करमचंद गांधी। वकील के साथ साथ वो दीवान भी थे। वो पोरबंदर में ही दीवानी में वकालत किया करते थे, जो कि इनके पिताजी थे। अगर हम गांधी जी के वास्तविक नाम की बात करें तो इनका वास्तविक नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। एक्चुअल में इनका नाम था मोहनदास। अब चूँकि गुजरात में और पश्चिमी भारत देशों जो राज्य हैं, उन राज्यों में एक परंपरा है कि अधिकांश लोग अपने नाम के आगे अपने पिता का नाम लगाते हैं। तो चूँकि आप सब जानते हैं कि गांधी जी का एक्चुअल में नाम क्या था? मोहनदास, और इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। तो इसलिए इनका पूरा नाम हम कह सकते हैं कि इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जो आगे चल करके महात्मा गांधी के नाम से भारत में प्रसिद्ध हुए। इनके पितामह संवैधानिक भाषा में ग्रैंड फादर को, यानी पिता के पिता को पितामह कहा जाता है। हमारे भारतीय संविधान में ग्रैंड फादर के लिए पितामह और ग्रैंड मदर के लिए पितामही शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि नाना के लिए मातामह और नानी के लिए मातामही शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान के भाग 2 में जो नागरिकता से संबंधित है उनमें इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो आपको वहाँ पर इन्हें समझने में भी आसानी रहेगी। तो इनके ग्रैंडफादर अर्थात पितामह का नाम था उत्तम चंद गांधी। वो भी एक दीवान थे। उत्तम चंद गांधी इनके ग्रैंडफादर थे।
इनके एक बड़े भाई भी थे जिनका नाम था, वो भी वकील ही थे, उनका नाम था लक्ष्मीदास। ये भी पेशे से एक वकील थे। महात्मा गांधी जी बड़े हुए, 1869 में इनका जन्म हुआ और इनका विवाह का जो वर्ष था, इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में 1883 ईस्वी में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबाई। इनकी धर्मपत्नी जी कस्तूरबाई, जिन्हें आप लोग कस्तूरबा गांधी कहते हैं, कस्तूरबा गांधी। इन्हें गांधी जी प्यार से कस्तूरबाई कहा करते थे। इनके साथ 1883 ईस्वी में गांधी जी का विवाह हुआ था। कस्तूरबाई से महात्मा गांधी को कुल 4 संतानें थी और चारों इनके पुत्र ही थे। इसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था बेटा हरिलाल। ये क्वेश्चन रेलवे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था कि महात्मा गांधी के ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या था। तो इनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या था? हरिलाल था। इनके दूसरे पुत्र का नाम था रामदास। इनके तीसरे पुत्र का नाम था मणिलाल और इनके चौथे पुत्र थे, जो कि सबसे छोटे थे, उनका नाम था देवदास। वैसे आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि गुजरात के एक माने जाने उद्योगपति थे जिनका नाम था जमनालाल बजाज। इन्होंने महात्मा गांधी की निस्वार्थ भाव से सेवा की थी, इसलिए जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। लेकिन वास्तव में ये इनके पुत्र नहीं थे, ये मुंह बोले पुत्र थे जमनालाल बजाज। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की बात करें तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले से अगर हम बात करें कि गांधी जी की पहली बार मुलाकात कब हुई थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले से महात्मा गांधी की पहली मुलाकात 1901 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में हुई थी, जिसकी चर्चा अभी हम लोगों को आगे करना है इसी क्रम में। तो राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी के। इनकी प्रमुख शिष्या का नाम था मीराबेन, जो वास्तव में इनका मीराबेन नाम नहीं था। इनका एक्चुअल में नेम था मैडलिन स्लेड। ये इंग्लैंड की थी। जब ये भारत आई तो इनका नाम गांधी जी ने बदल करके मीराबेन कर दिया था। इन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए यानी वकालत करने के लिए गांधी जी 1888 ईस्वी में इंग्लैंड किए गए थे और वहीं से इन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई को कंप्लीट किया था। उसके बाद इन्होंने बैरिस्टर की डिग्री 1891 में प्राप्त किया। दरअसल बैरिस्टर क्या होता है, बैरिस्टर की डिग्री क्या होता है, इस बात को यहाँ पर बहुत गंभीरता से समझने की आवश्यकता है आप सभी लोगों को, कि जब कोई भी वकील या कोई भी एडवोकेट कानून की पढ़ाई करने के बाद अपनी प्रैक्टिस करने के लिए विदेश जाए तो उसको फिर वकील नहीं होगा, फिर वो एडवोकेट नहीं होगा, फिर उसको बैरिस्टर कहा जाएगा। तो गांधी जी ने बैरिस्टर की भी डिग्री प्राप्त किया इंग्लैंड से ही 1891 ईस्वी में, जो कि वो वहाँ से जब लौट करके आए। अब चूँकि इसकी प्रैक्टिस भी उन्होंने गांधी जी ने इंग्लैंड में ही की थी, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये बैरिस्टर हो गए 1891 ईस्वी में। जब ये 1891 में भारत बैरिस्टर बन करके आते हैं और इनके बड़े भाई पहले से चूँकि वकील रहते हैं, घर में वकालत का काम इनके कई पीढ़ियों से चला आ रहा था। इनके दादाजी, इनके ग्रैंडफादर, पितामह, इनके पिताजी, इनके बड़े भाई, तो वहीं से इनको जो वकालत थी वो विरासत में प्राप्त हुई। तो दादा अब्दुल्ला, जो कि गुजरात के एक व्यवसायी थे और इनके एक रिश्तेदार थे जो दक्षिण अफ्रीका में रहते थे और वहाँ पे एक कंपनी चलती थी। उस कंपनी को लेकर के इनके खुद के रिश्तेदार दादा अब्दुल्ला और इनके रिश्तेदार के मध्य डिस्प्यूट था, विवाद था, और उस विवाद को लेकर के, उस कंपनी के विवाद को लेकर के गांधी जी 1893 ईस्वी में सुलझाने के लिए अफ्रीका जाते हैं 1893 में। तो दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 ईस्वी में। 1893 में महात्मा गांधी केवल एक मुकदमे के लिए गए थे।
लेकिन इनको अक्सर, चूँकि मुकदमा इनका प्रिटोरिया में चल रहा था और ये डरबन में ठहरे थे, तो डरबन से प्रिटोरिया इनको आना जाना लगा रहता था। तो बीच में एक स्टेशन पड़ता था जिसका नाम था मॉरिसबर्ग स्टेशन। एक दिन की बात है कि गांधी जी यात्रा कर रहे थे, वो डरबन जा रहे थे और शाम का समय था, वापस लौट रहे थे प्रिटोरिया से। तो जब उनकी ट्रेन मॉरिसबर्ग स्टेशन पर पहुंचती है तो एक अंग्रेज अफसर ने गांधी जी, चूँकि प्रथम श्रेणी का टिकट कटा करके, जिसको आजकल हम लोग फर्स्ट क्लास एसी का डिब्बा बोलते हैं, तब वो प्रथम श्रेणी का टिकट माना जाता था। तो प्रथम श्रेणी के डिब्बे से गांधी जी व उनके सामान को बाहर फेंक दिया जाता है, धक्का मार करके उतार दिया जाता है और ट्रेन चली जाती है। ये ठंडी का मौसम था और चूँकि ये घटना मॉरिसबर्ग स्टेशन पर घटित हुई थी, इसलिए इसको हम लोगों ने मॉरिसबर्ग कांड का नाम यहाँ पर दिया है। यह 1853 ईस्वी में हुआ था। ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट है महात्मा गांधी के जीवन का। इसे आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान से समझना चाहिए। गांधी जी के जीवन में एक ऐसी घटना घटित होती है जिस घटना से कि गांधी जी जो केवल मात्र कुछ वर्षों के लिए या कुछ महीनों के लिए अफ्रीका गए थे एक मुकदमे के लिए, वहाँ पर जाने के बाद इन्हें कई वर्ष, इवन 2 दशक, लगभग 22 वर्षों का समय लग रहा। 1893 में महात्मा गांधी जी अफ्रीका मुकदमा लड़ने के लिए गए और अंतिम रूप से 9 जनवरी 1915 को भारत आए। तो लगभग 21 वर्षों से अधिक का समय, यानी लगभग 22 वर्ष का समय इनका वहाँ पर व्यतीत हुआ। तो जो मॉरिसबर्ग कांड था, इस घटना से इनका अंतर्मन व्यथित हुआ और ये अंदर से झकझोर कर रख दिया और इन्होंने उस ठंडी के मौसम में, उस अंधेरे प्रतीक्षालय में पूरी रात ठिठुरते हुए किसी प्रकार से काटा। लेकिन ये निश्चय किया, ये निर्णय लिया कि यह गोरे काले रंग भेद की लड़ाई के लिए हमें लड़ना है और जब तक इसको हम अफ्रीका से जड़मूल समाप्त नहीं कर देंगे तब तक हम अफ्रीका को छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। अतः गांधी जी ने सबसे पहले, इनकी ताकत थी यूनियन, ये एकता पर विश्वास करते थे। इन्होंने यूनियन तैयार किया जिसको हम लोगों की पढ़ी लिखी भाषा में नटाल कांग्रेस कहा गया। अर्थात गांधी जी ने अफ्रीकी लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ एकत्रित किया और बहुत से भारतीय जो कि दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे, उन सबसे जनसंपर्क करके उनको इस समस्या के बारे में अवगत कराया कि जो रंग भेद को लेकर के दक्षिण अफ्रीका का माहौल है, इस माहौल को ख़त्म करना है। इसके लिए महात्मा गांधी ने लोगों से मिल करके एक संगठन तैयार किया, उसको नटाल कांग्रेस कहा गया, जिसकी स्थापना 1894 ईस्वी में हुई। वैसे अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाए सीधे प्रश्न कि कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ ही होता है लोगों का समूह, ग्रुप्स ऑफ पीपल्स। जहाँ पे लोग इकट्ठा हो जाए वही कांग्रेस है। तो अफ्रीका में गांधी जी ने लोगों को इकट्ठा करने के लिए नटाल कांग्रेस की स्थापना किया था 1894 ईस्वी में। आगे क्या होता है, महात्मा गांधी आगे चल कर के इसी नटाल कांग्रेस के द्वारा बोर या बलंदा के युद्ध में शामिल होते हैं। बोर या बलंदा के युद्ध में, चूँकि ये युद्ध अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था, गांधी जी ने इस युद्ध में अंग्रेज़ों का समर्थन किया। जो वहाँ पर सत्तारूढ़ सरकार थी और वहाँ पे युद्ध में जो घायल सैनिकों थे उनके लिए एक एम्बुलेंस कोर भी इस्टेब्लिश किया था, जिसके माध्यम से युद्ध में घायल सिपाहियों की गांधी जी ने चिकित्सीय सेवा की थी। इसके लिए इन्हें 2 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। दक्षिण अफ्रीका में जुलू एवं बोअर पदक प्रदान किए गए 1899 ईस्वी में। इसी बीच आप समझ रहे होंगे कि हमारे भारत में, चूँकि इससे पहले ही 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो जाती है और इसके वार्षिक अधिवेशन दिसंबर माह के अंतिम 3 दिवसों में आयोजित किए जाते हैं। ये वर्ष 1899 के बाद वर्ष 1901 की बात है, जब गांधी जी कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार महात्मा गांधी 1901 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे
और अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो उनका नाम था बेटा एडुल्ली दिनिसा वाचा। एडुल्ली दिनिसा वाचा कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने फिर वापस चले गए। आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि इसी कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में ही महात्मा गांधी की पहली बार मुलाकात इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से हुई थी। और उसके बाद महात्मा गांधी कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने के पश्चात पुनः अफ्रीका वापस चले जाते हैं और अफ्रीका जाने के बाद फिनिक्स आश्रम की स्थापना कर देते हैं 1904 ईस्वी में। और यह आश्रम दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में स्थापित किया गया था। इसके बाद महात्मा गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की थी। इसकी स्थापना 1910 ईस्वी में महात्मा गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में की गई थी। लगभग 1893 से लेकर के आप देख सकते हैं 1893 से लेकर के 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी अंतिम रूप से 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी अंतिम रूप से दक्षिण अफ्रीका छोड़कर भारत आ जाते हैं। ये लगभग 22 वर्षों का प्रवास था। इस एक बिंदु को यहीं पर आप लोग तैयार कर लीजिएगा कि गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी के बाद फिर अफ्रीका नहीं जाते और इनके आने के इस उपलक्ष्य में ही 9 जनवरी 2005 से भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का निर्णय लिया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब से मनाया जा रहा है? 9 जनवरी वर्ष 2005 से। और जब से इसकी मनाने की घोषणा की गई उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री आप सब जानते हैं कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कौन थे बेटा? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय उदारीकरण का जनक कहा जाता है। इन्होंने हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारवादी विचारधारा को प्रोत्साहित किया था, इसलिए इनको भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का जनक भी कहा जाता है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में एक महत्वपूर्ण बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये हमारे भारत के उन 4 प्रधानमंत्रियों में शामिल थे जो प्रधानमंत्री तो थे लेकिन लोकसभा के सदस्य नहीं थे। हमारे भारत में कुल ऐसे 4 प्रधानमंत्री हुए हैं जो प्रधानमंत्री तो थे लेकिन वो लोकसभा के सदस्य नहीं थे, वो राज्यसभा के सदस्य थे। उनमें सबसे पहली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, उसके बाद HD देवगौड़ा दूसरे प्रधानमंत्री थे, इंद्र कुमार गुजराल तीसरे प्रधानमंत्री और डॉक्टर मनमोहन सिंह चौथे ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि लोकसभा के सदस्य नहीं थे, ये राज्यसभा के सदस्य बनाए गए थे। ध्यान रखिएगा। और प्रधानमंत्री या मंत्री पद पर आसीन होने के लिए ये आवश्यक है कि संसद का सदस्य हो, वो चाहे लोकसभा का और चाहे राज्यसभा का। खैर, हम लोग गांधी जी पर पुनः वापस लौटते हैं। तो महात्मा गांधी अफ्रीका से अंतिम रूप से भारत इनकी वापसी 9 जनवरी 1915 को हुई। इनको कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई अंग्रेज़ों के द्वारा। एक्चुअल में ये उपाधि इनको क्यों दी गई थी, इस उपाधि के पीछे रीज़न क्या था? ये जो उपाधि थी ये अंग्रेज़ सरकार द्वारा इनको प्रदान की गई थी क्योंकि आप सबको मालूम है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक लड़ा गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया था। बहुत से भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सेना में भर्ती कराने के लिए प्रोत्साहित किया था। इस बीच में महात्मा गांधी को एक और उपाधि से नवाजा गया। इनको भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया। क्यों? इन्होंने कई सारे भारतीयों को ब्रिटिश सरकार में सिपाही और उनके सैनिक बना दिया, इसलिए इनको भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया। और गांधी जी के इस रवैये से खुश होकर के ब्रिटिश सरकार द्वारा इनको कैसर ए हिंद की पदवी से सम्मानित किया गया। आगे चल कर के महात्मा गांधी इस पदवी को वापस भी करेंगे
जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा, जिसको भारतीय इतिहास में खूनी रविवार की घटना या ब्लडी संडे कहा जाता है। तब महात्मा गांधी ने अपने कैसर हिंद की उपाधि अंग्रेज़ों को वापस कर देते हैं, ये कहते हुए कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, बदले में पत्थर मिले। गांधी जी से प्रभावित होकर के रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो इनको अंग्रेज़ सरकार की ओर से नाइटहुड या सर की उपाधि मिली थी, उसे वापस कर देते हैं ब्रिटिश सरकार को। इसी क्रम में वायसराय कार्यकारिणी के एक सदस्य थे जिनका नाम था शंकरन नायर, उन्होंने भी इस घटना से आहत होकर के, व्यथित होकर के अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। महात्मा गांधी जब 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत आते हैं, तो 1915 ईस्वी में 1915 ईस्वी में एक आश्रम की स्थापना करते हैं जो गुजरात के साबरमती ज़िले में, गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में साबरमती नदी के तट पर कोचरब नामक गांव में स्थापित करते हैं। अगर गांव का नाम पूछ लीजिएगा तो क्या बताएंगे? कोचरब गांव। एक बात आपको यहाँ पर हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम जो कि कोचरब गांव में स्थापित किया गया था, इसको निर्माण करने में एक गुजरात के उद्योगपति थे जिनका नाम था अंबालाल साराभाई। क्या नाम था उनका? अंबालाल साराभाई नाम था उनका। अंबालाल साराभाई ने महात्मा गांधी का आर्थिक सहयोग किया था साबरमती आश्रम को स्थापित करने में। आगे चल करके यही साबरमती आश्रम सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना गया। आगे चल करके महात्मा गांधी ने जब साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी, तो फिर अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई। क्या आप सभी लोगों को मालूम है कि अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो हाँ, 1923 को 1923 में इन्होंने अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने का इन्हें अवसर प्राप्त हुआ। एक संयोग की बात कहें, एक अनोखी बात है कि महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे बड़े नेता होने के बावजूद भी केवल एकमात्र बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, और इन्होंने इस बात का भी सुझाव दिया था कि भारत की आज़ादी के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, इसे राजनीतिक दल का दर्जा नहीं प्रदान करना चाहिए। गांधी जी एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, और वो अधिवेशन 1924 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बेलगांव में। ये बेलगांव कहाँ है? वर्तमान में ये बेलगांव कर्नाटक में है। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक के बेलगांव में महात्मा गांधी, गांव नाम लिखा है लेकिन एक्चुअल में ये गांव नहीं था। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, पूछा जाए ना, पूछा जा चुका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन गांव में कब और कहाँ आयोजित किया गया, तो उस गांव का नाम था फैजपुर, और उसकी अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बेलगांव जो था ये कर्नाटक में स्थित था, लेकिन गांव ये नहीं था, ध्यान रखिएगा। तो गांधी जी 1924 में एकमात्र बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं, जो कि बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने कब किया था? 23 सितंबर 1924। ध्यान रखिएगा, ये अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 को चरखा संघ स्थापना करने का आवश्यकता क्यों पड़ी, और ये संघ था क्या? दरअसल गांधी जी का अपना एक ऐसा मानना था कि हमको अंग्रेज़ों को भारत से भगाना है, तो बिना हिंसात्मक रवैया अपनाए कैसे हम सत्य और अहिंसा रूपी 2 हथियारों का इस्तेमाल करते हुए अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ सकते हैं। तो उसके लिए इन्होंने विभिन्न प्रकार के आंदोलन और युक्तियां अपने दिमाग में डेवलप की। उनमें से एक युक्ति थी इनकी अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना। अगर हम खादी बोर्ड बनाएंगे तो खादी वस्त्र को उत्पादित करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। अगर खादी बोर्ड होगा तो खादी के महत्व को, खादी के कपड़ों का
की वैल्यूएशन को समझा जाएगा। खादी का कपड़ा बनेगा कहाँ से? चरखा से बुना जाएगा। चरखा चलेगा तो देश में लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोग आत्मनिर्भर होंगे, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार होगा। आप सभी जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी ने विदेशी कपड़ों का भी बहिष्कार किया था और विदेशी कपड़ों की होली भी जलाई गई थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी कपड़ों की होली जलाए जाने को निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा प्रदान की थी। आप सभी लोग इन बिंदुओं से वाकिफ़ हैं। तो गांधी जी का जो अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना का उद्देश्य था भारत में आत्मनिर्भरता का माहौल तैयार करना, जिससे कि लोग अधिक से अधिक खादी कपड़ा को चरखे से बुने और आत्मनिर्भर रहें और विदेशी वस्तुओं और विदेशी कपड़ों पर निर्भरता भारतीयों की कम हो, और जिससे भारत में अंग्रेज़ों का व्यापार और उनका सिस्टम हमारे देश में उनका हस्तक्षेप कम होता नजर आए। इसके परिप्रेक्ष्य में आप लोगों ने सुना होगा कि गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन, 1 अगस्त 1920। इस आंदोलन के माध्यम से इन्होंने देशवासियों को संदेश दिया कि अगर हम अंग्रेज़ों की नौकरी करेंगे तो उन्हें भारत में रहने के लिए उनका सहयोग करेंगे। इसलिए अगर हमें अंग्रेज़ों को भारत से बाहर खदेड़ना है तो ये बहुत आवश्यक होगा कि हम लोग सबसे पहले उनकी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दें, ताकि उनके कार्यों में असहयोग उत्पन्न हो और वो सभी हमारे देश को छोड़ करके वापस चले जाएं। तो गांधी जी के हथियार आप देख रहे हैं, असहयोग इनका हथियार था, सत्य था, अहिंसा था। ऐसी विचारधारा के हमारे बापूजी गांधी जी थे। आगे क्या केस आता है भाई, देखते हैं। महात्मा गांधी के प्रमुख समाचार पत्र हैं, इसमें कुछ दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। द ग्रीन पैम्पलेट, जो कि 14 अगस्त 1896 ईस्वी को गुजरात के राजकोट से पब्लिश होता था। ये गांधी जी का एक समाचार पत्र था। उतना ज़्यादा ये महत्वपूर्ण नहीं, द ग्रीन पैम्पलेट, चूँकि आज तक ये पूछा नहीं गया है, लेकिन कभी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। बाकी ये सभी आपको ध्यान रखना है कि जैसे इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र 1903 में दक्षिण अफ्रीका में पब्लिश होता था ये। उसके बाद महात्मा गांधी का एक समाचार पत्र था नवजीवन, जो 1919 ईस्वी में पब्लिश होता था, शुरू हुआ। और यंग इंडिया भी महात्मा गांधी का एक समाचार पत्र था, जो 1919 ईस्वी से ही भारत में पब्लिश होना शुरू किया गया था। आप सभी को पता है कि 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य एक तारीख थी 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य एक समझौता होता है पुणे की यरवादा जेल में, जिसको इतिहास में पूना पैक्ट या पूना समझौता कहा जाता है। इस समझौते के तहत दलितों के उत्थान के लिए गांधी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से एक समझौता किया था और उसमें केंद्रीय असेंबली में 71 के स्थान पर 148 पद आरक्षित करने पर बात निश्चित हुई थी। इसी के पश्चात महात्मा गांधी का जो झुकाव था वो हरिजनों की ओर हुआ और उन्होंने अपने एक समाचार पत्र जिसका नाम था नवजीवन, इसका नाम बदल करके 1932 ईस्वी में उनको डेडिकेट करके इसका नाम हरिजन कर दिया। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी के इन समाचार पत्रों की चर्चा हो गई है। अब आगे हम लोग बात करेंगे महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तकों पर। तो चलिए महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तकों पे बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी की सबसे पहली और महत्वपूर्ण पुस्तक थी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो कि 1925 ईस्वी में पब्लिश हुई थी। इसे इंग्लिश में कहते हैं माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो कि इनकी आत्मकथा थी। आत्मकथा का मतलब होता है ऑटोबायोग्राफी, अर्थात जब कोई व्यक्ति अपने बारे में लिखे तो उसे आत्मकथा कहते हैं। और महात्मा गांधी की आत्मकथा का शीर्षक था सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो कि 1925 में आई थी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। जैसा शीर्षक है ठीक उसी प्रकार से पुस्तक लिखी गई है। इसमें गांधी जी ने अपने निजी जीवन की सत्य घटनाओं का वर्णन किया है। दूसरी पुस्तक महात्मा गांधी की थी इंडिया ऑफ माई ड्रीम। तीसरी पुस्तक थी अनासक्त योग।
इसके अलावा इनकी एक पुस्तक का नाम था गीता माता और सप्त महाव्रत और सुनो विद्यार्थियों, इनकी एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक थी। आप सभी को ध्यान रखना है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के बाद अगर गांधी जी की कोई पुस्तक सबसे ज़्यादा बार परीक्षा में पूछी गई है तो पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। ये पुस्तक 1909 ईस्वी में लिखी गई थी। ये किल्डोनन कैसल, हमने एक जलीय जहाज़ का नाम लिखा है यहाँ पर। ये जलीय जहाज़ जो था, इसी पे सवार होकर के महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड की यात्रा की थी। और जब ये इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका वापस आ रहे थे तो इसी जहाज़ पर बैठ करके इन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की थी। एक प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी ने अपनी किस पुस्तक में ब्रिटिश संसद को बांझ एवं वेश्या कहा है, तो ध्यान रखिएगा वो पुस्तक हिंद स्वराज ही है। इसमें गांधी जी ने ब्रिटिश संसद को बांझ एवं वेश्या कहकर पुकारा था। इसके अलावा गीता माता, सप्त महाव्रत और सुनो विद्यार्थियों, इनकी प्रमुख पुस्तकें थी। तो ये हो गए इनकी पुस्तकें। अब महात्मा गांधी के प्रमुख उपनाम देख लेते हैं कि कौन कौन से इनके प्रमुख उपनाम थे। जैसे कि इनका एक उपनाम था राष्ट्रपिता, और महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की जो पदवी है ये एस.सी. बोस ने दिया था। किसने दिया था? एस.सी. बोस का मतलब सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। और महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था सुभाष चंद्र बोस को। अभी हाल ही में यूपी SSS द्वारा लेखपाल मेंस की परीक्षा का आयोजन किया गया था। उस परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था कि महात्मा सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था। एक क्वेश्चन आया था कि सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक की संज्ञा किसने दी थी, तो नाम याद रखिएगा R.N. टैगोर। R.N. टैगोर का मतलब यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर से है। दो बिंदु यहीं पर तैयार रखिएगा कि देशभक्तों का देशभक्त सुभाष चंद्र बोस को किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। और देश नायक किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसको कहा था? सुभाष चंद्र बोस को कहा था। इस बात का ध्यान रखिएगा। और सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहा था। और गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा था? गुरुदेव की उपाधि प्रदान की थी। अगर हम पूछे कि महात्मा गांधी को बापू किसने कहा, तो P.T. नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? P.T. नेहरू का आशय यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू से है, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही गांधी जी को बापू कहा था। अगर पूछे कि महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा, तो R.N. टैगोर। यहाँ R.N. टैगोर का आशय रविंद्रनाथ टैगोर से है। और रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा किसने कहा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? गुरुदेव किसने कहा था? तो गुरुदेव महात्मा गांधी जी ने कहा था। और महात्मा गांधी जी ने और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा कहा। आधुनिक युग के अजात शत्रु गांधी जी को किसने कहा था? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इन्हें आधुनिक युग का अजात शत्रु कहा गया था। मलंग बाबा किसने कहा था? तो कबायलियों ने कहा था। गांधी जी को मलंग बाबा की जो पदवी है ये पाकिस्तानी सीमा में रहने वाले कबायली लोगों ने कहा था। गांधी जी को अर्धनग्न फ़कीर या देशद्रोही फ़कीर की संज्ञा किसने दिया? तो एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल। क्या नाम था? विंस्टन चर्चिल नाम था। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। और उन्होंने ही महात्मा गांधी को अर्धनग्न फ़कीर या देशद्रोही फ़कीर की संज्ञा प्रदान की थी। इसके अलावा महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा किसने कहा था? पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था। और यहाँ पर एक बिंदु ध्यान रखिएगा कि पंडित मदन मोहन मालवीय को
महामना की जो उपाधि है ये स्वयं गांधी जी ने दिया था इनको। किसने दिया था ये उपाधि? यह उपाधि गांधी जी के द्वारा इनको दी गई थी। गांधी जी को जादूगर किसने कहा था? तो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता थे जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। इन्होंने गांधी जी को जादूगर की संज्ञा प्रदान की थी, जादूगर कहकर पुकारा था। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा? स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने महात्मा गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर पुकारा था। विधि भंजक इनका एक उपनाम था, विधि भंजक। विधि माने होता है कानून और भंजक माने होता है तोड़ने वाला, यानी गांधी जी को विधि भंजक कानून तोड़ने वाले की संज्ञा किसने दिया? सरोजनी नायडू ने दिया था, जब इन्होंने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी नामक स्थान पर, जो कि गुजरात के नवसारी जिले में स्थित एक स्थान था, वहाँ पर नमक कानून बना करके जब उसको तोड़ा तभी इनको विधि भंजक की संज्ञा प्रदान की गई थी। तो ये गांधी जी के प्रमुख उपनाम थे। राष्ट्रपिता एक बार पुनः देख लेते हैं। एस.सी. बोस ने कहा। एस.सी. बोस को देशभक्तों का देशभक्त गांधी जी ने कहा। एस.सी. बोस को देश नायक रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। गांधी जी को बापू पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। गांधी जी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव महात्मा गांधी जी ने कहा था, M.K. गांधी जी ने कहा था। ध्यान रखेंगे। अगर पूछे कि गांधी जी को आधुनिक युग का अजासत तो किसने कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। मलंग बाबा किसने कहा? कबायलियों ने कहा। अर्धनग्न फ़कीर व देशद्रोही फ़कीर विंस्टन चर्चिल। भिखारियों का राजा किसने कहा? पंडित मदन मोहन मालवीय। और पंडित महामना मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि गांधी जी ने दिया था। जादूगर इनको शेख मुजीबुर रहमान ने कहा था, जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता थे। वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था इनको। और विधि भंजक सरोजनी नायडू ने इनको इस उपाधि से नवाजा था। अब महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन व सत्याग्रह पर बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 ईस्वी में चंपारण में हुआ था। चंपारण एक ज़िला है जो कहाँ पे स्थित है? बिहार में। तो यहीं पर तीन कठिया पद्धति के विरोध, कभी फिर अवसर मिला तो डिटेल पर इस पर बात करेंगे। अभी हम लोग शॉर्ट पे यहाँ बात कर रहे हैं, संक्षिप्त परिचय में। तीन कठिया पद्धति के विरोध में ये सत्याग्रह चलाया गया था बिहार के चंपारण जिले में। अहमदाबाद मिल आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा मिल कर्मचारियों के समर्थन में 1918 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया था। इसको अहमदाबाद मिल आंदोलन कहा गया। खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी का एक महत्वपूर्ण प्रयोग था ये, जो कि ये भी 1918 में हुआ था। खेड़ा एक जनपद है, एक ज़िला है जो गुजरात में स्थित है। तो गुजरात के खेड़ा में एक सत्याग्रह चलाया गया जिसका नाम खेड़ा सत्याग्रह था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व तो गांधी जी ने 1919 से लेकर के 1922 तक किया, लेकिन इसमें इनको आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हुई। इससे असफलता प्राप्त होने की वजह से गांधी जी को बैक टू बैक दूसरा एक आंदोलन खड़ा करना पड़ा देश के भीतर, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। और यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। इत्तेफाक था या संयोग कहें कि 1 अगस्त 1920 ईस्वी को जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू होने वाला था, उसी दिन हमारे देश ने एक बड़े क्रांतिकारी नेता को खो दिया। उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक का निधन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी को महाराष्ट्र के रत्नगिरी में हुआ था। आप सभी लोग इनके बारे में जानते हैं। इन्होंने 1916 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में कहा था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इसी वक्तव्य से ये भारतीय इतिहास में चर्चा में आए और आप समझ रहे हैं कि उनका निधन की तारीख भी 1 अगस्त 1920 में है। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। नाम से जाहिर है, सविनय का मतलब होता है विनम्रता पूर्वक
अवज्ञा का मतलब होता है आज्ञा का उल्लंघन करना, और आंदोलन का मतलब होता है बेटा असत्य, झूठ और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाना, आवाज़ बुलंद करना ही आंदोलन कहलाता है। तो महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत बेटा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी से, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गुजरात के वर्तमान में नवसारी जिले के दांडी नामक स्थान से नमक बना करके प्रतीकात्मक रूप से इस आंदोलन की शुरुआत किया था। इस आंदोलन को 2 चरणों में स्टार्ट किया गया। एक अगले वीडियो में हम लोग इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर हम केवल आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन बताएं तो लगभग घंटे भर का वीडियो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम लोगों को केवल डेट से मतलब है, बाकी चर्चा आगे क्लास में करते रहेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो महात्मा गांधी जी का एक अद्भुत सत्याग्रह है। आप नाम सुनो, देखिए क्या लिखा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत का मतलब होता है निजी, अकेले। जब हमारे देश में अंग्रेज़ों ने हमारे गुट को तोड़ने का प्रयास किया कि लोग इकट्ठा ना होने पाएँ, तो इसके लिए गांधी जी ने एक रणनीति बनाई और एक आंदोलन तैयार किया, एक सत्याग्रह तैयार किया, जिसका नाम रखा गया व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्तर पर स्वयं से हर एक व्यक्ति को सत्याग्रही बनना पड़ेगा। इसी का उद्देश्य था, व्यक्तिगत सत्याग्रह का यही उद्देश्य था। और इस सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने 1940 ईस्वी में किया था, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान, जब हमारे देश में हमारे पूरे विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध का माहौल था, पूरी दुनिया युद्ध के विभीषिका में झोंकी जा रही थी। उस बीच में अवसर पाकर के महात्मा गांधी जी ने हमारे देश में एक व्यक्तिगत सत्याग्रह नाम का आंदोलन चलाया। और इस व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे। आचार्य विनोबा भावे के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है, इनका नाम आधुनिक भारतीय इतिहास में भूदान आंदोलन के साथ जोड़ा जाता है। भूदान आंदोलन की शुरुआत 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को तत्कालीन आंध्र प्रदेश वर्तमान तेलंगाना के नलगोंडा जिले के पोचमपल्ली नामक गांव से हुआ था। इनको 1958 ईस्वी में इनको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1958 में। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे थे, जबकि दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और अगर पूछे कि तीसरे सत्याग्रही कौन थे तो उनका नाम ब्रह्मदत्त था। उसके बाद महात्मा गांधी का एक आंदोलन था जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और यह आंदोलन जो शुरू हुआ था, ये 8 अगस्त 1942 ईस्वी को इसे स्टार्ट करने के लिए एक समिति बुलाई गई थी वर्धा में। और इसको अंतिम रूप से 9 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी जी द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन के तहत या अगस्त क्रांति के तहत महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, डू और डाई का नारा दिया था। तो आइए तो महात्मा गांधी की इस क्लास पर एक अंतिम टॉपिक पर चर्चा करते हैं। महात्मा गांधी का निधन 30 जनवरी 1948 ईस्वी को बिरला भवन नई दिल्ली में हुआ था। और आप जानते हैं कि इनका निधन स्वाभाविक रूप से नहीं हुआ था, इनकी हत्या की गई थी। और इनकी हत्या आप सब जानते हैं नाथू राम गोडसे के द्वारा इनकी हत्या की गई थी। नाथू राम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या के लिए जिस हथियार का अर्थात जिस गन का इस्तेमाल किया गया था, उस गन का नाम था बेरगट्टा की गन। उस गन का नाम था बेरगट्टा की गन। और इस गन का जो नंबर था वो 606428 था। 606824 था इसका। और गांधी जी की अंतिम संस्कार दिल्ली में किया गया। यमुना नदी के तट पर इनका अंतिम संस्कार किया गया। और इनकी समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर एक संक्षिप्त रूप से हम लोगों ने चर्चा किया। फिर अगली क्लास में मिलते हैं किसी महत्वपूर्ण टॉपिक का। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।